हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी वाले पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे कि राजनय का क्षेत्र क्या है, राजनय किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। अगर हम राजनय के कार्यकलापों को देखने का प्रयास करें कि राजनय के माध्यम से एक राज्य किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और किन किन मार्गों से करता है, तो हम इस निष्कर्ष पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे कि राजनय का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। विशेष रूप से 20वीं सदी में जो विज्ञान ने प्रगति की है, उसके माध्यम से राजनय ने अपना क्षेत्र और भी बहुत बढ़ा लिया है और इस तरह से राजनय का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी पक्ष हो, चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो या सैनिक पक्ष हो, किसी भी क्षेत्र में राजदूत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और राजदूत हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हर पक्ष राजदूत से और राजनय से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि संसार के बहुत थोड़े से व्यवसाय ऐसे हैं जिसके घेरे में मानवीय क्रियाकलाप, सारे मानवीय क्रियाकलाप आ जाते हैं। उनमें से राजनय एक है, डिप्लोमेसी एक है। यानी डिप्लोमेसी के माध्यम से संपूर्ण मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि राजनय के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयता का आज का युग कहलाता है अंतर्राष्ट्रीयता का युग, और इस अंतर्राष्ट्रीयता का युग इसलिए कहलाता है क्योंकि कोई भी राज्य बिना किसी दूसरे राज्य की सहायता, सहयोग के, उसके मित्रतापूर्ण रवैये के बगैर अपनी तरक्की या अपना विकास नहीं कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि आज का युग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का युग है। जो भी राष्ट्र हैं वो राष्ट्र न सिर्फ दूसरे राष्ट्रों के साथ में संबंध बनाते हैं, बल्कि आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए या युद्ध को रोकने के लिए या सभी कार्यों को मिलजुल कर करने के लिए जो विशेष महत्वपूर्ण संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों के माध्यम से एक राज्य तभी सहयोग कर सकता है, उन संगठनों में अपनी भूमिका निभा सकता है जबकि वो राजनय का उपयोग करे। तो इसी तरह इसके उदाहरण हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल और क्षेत्रीय संस्थाएं जैसे नेटो, सीटो, एनजूस, आसियान और ब्रिक्स, और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिए जा सकते हैं। और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अगर किसी भी राष्ट्र को भूमिका निभानी है तो वो भूमिका वो राजनय के माध्यम से निभाता है। और इस तरह के राजनय को बहुपक्षीय राजनय की संज्ञा दी जाती है। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में संबंध स्थापित करता है, बातचीत करता है, तो वो द्विपक्षीय राजनय कहलाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से जहाँ बहुत सारे राष्ट्र एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, उस समय जब सारे राष्ट्र एकत्रित होकर, सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि एकत्रित होकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पे चर्चा करते हैं, तो उस राजनय को बहुपक्षीय राजनय कहा जाता है। और इस बहुपक्षीय राजनय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हर राज्य के राजनय की भूमिका, हर राज्य के राजदूत की भूमिका और उसके द्वारा परफॉर्म किए गए राजनय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इस स्तर पर बहुत सारे राजनय के रूप देखने को मिलते हैं। ये राजनय के रूप जो हैं वो सामूहिक सुरक्षा संधियों के रूप में सामने आते हैं, संसदीय राजनय के रूप में सामने आते हैं, शिखर स्तर पर वार्ताएं होती हैं और खुला राजनय
सहायता का राजनय, तेल का राजनय, निशस्त्रीकरण का राजनय, सांस्कृतिक क्षेत्र का विकास का राजनय, प्रतिरक्षा और सुरक्षा का बढ़ता हुआ प्रभाव का राजनय, परमाणु हथियारों के प्रचलन आदि का राजनय देखने को मिलता है। परमाणु हथियारों के प्रचलन आदि के कारण राजनय देखने को मिलता है। सामूहिक सुरक्षा संधियां राष्ट्रों के बीच में सामूहिक सुरक्षा की भावना को लेकर की जाती है कि जब कोई किसी विषय पर किसी राज्य को आक्रमण का सामना करना पड़े तो दूसरे राष्ट्र उसकी मदद करें। संसदीय राजनय से तात्पर्य है कि आजकल प्रजातांत्रिक युग में संसद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संसद में राजनयिक विचार विमर्श, राजनयिक क्रियाकलापों पर उस देश की सरकार के द्वारा जो राजनयिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उन पर संसद का हस्तक्षेप होता है और जो शिखर वार्ताएं की जाती हैं, जो संधियां और समझौते किए जाते हैं दो राष्ट्रों के बीच में, उन पर भी उन देशों की संसद के द्वारा हस्ताक्षर करके उस पर उस राज्य की सहमति की मोहर लगाई जाती है। तो संसदीय राजनय के माध्यम से और शिखर स्तर पर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ताएं करते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो इस तरह से राजनय जो है वो बहुत सारे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण विधियों को अपनाकर एक महत्वपूर्ण स्थान इसने प्राप्त कर लिया है और इसी वजह से राजनय का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया है। आजकल का राजनय बहुत खुला राजनय हो गया है। अब हर राज्य के द्वारा जो गतिविधि की जाती है उस गतिविधि को पूरे विस्तार के साथ में राज्य चाहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों को वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करे और सभी राज्यों को अपने विकास के और अपने नीतियों के संबंध में दूसरे राज्यों को जानकारी दे। इसी तरह से सहायता का राजनय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरे अन्य राज्य जो सहायता की दरकार रखते हैं, छोटे राज्य हैं, अविकसित राज्य हैं, बड़े राज्य उनकी सहायता करते हैं। यही नहीं, बड़े राज्यों के अलावा भी हर राज्य या राष्ट्र ये चाहता है कि विपत्ति के समय या आवश्यकता के समय वो दूसरे राज्यों की सहायता करे और इस तरह से अपने संबंधों का विस्तार करे। तो सहायता का राजनय भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर किसी देश में राज्य में अकाल उत्पन्न हो जाता है या बाढ़ आ जाती है या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्र सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उस राज्य की समस्या को सुलझाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त की जाए और उस राज्य को अपना मित्र बनाया जाए। इसी तरह से तेल का राजनय है। तेल विश्व के कुछ ही देशों में पाया जाता है और तेल के माध्यम से राष्ट्र अपना विकास करना चाहते हैं और जो तेल उत्पादक राष्ट्र हैं उन्होंने भी अपना एक संगठन बना रखा है जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं। तो तेल का राजनय बहुत इम्पोर्टेंट है। तेल राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिन राज्यों के पास है वो उससे अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं और कई बड़े राष्ट्र अपने यहाँ पर जो तेल है उसका संरक्षण करना चाहते हैं ताकि भविष्य में वो उनको तेल के लिए दूसरों का मोहताज न होना पड़े और इसीलिए वो तरह तरह के राजनय के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी तरह से निशस्त्रीकरण का राजनय है। एक राज्य दूसरे राज्य या अन्य राज्यों के साथ में इस तरह का माहौल उत्पन्न करता है कि दूसरे राज्य शस्त्रों की दौड़ या होड़ करने की बजाय निशस्त्रीकरण की नीति अपनाए। विशेष रूप से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि वो निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है और वो शस्त्रों की होड़ का विरोध करता है। इसी तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्य आपस में सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सांस्कृतिक पक्षों को दूसरे राज्य के सामने रखते हैं, जैसे नृत्य है, संगीत है और
अन्य विभिन्न प्रकार की कलाओं के माध्यम से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राजनय की असीम संभावनाएं हैं। जो सांस्कृतिक दल होते हैं वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, और अगर एक जैसी संस्कृति है तो वो संस्कृति का विकास करने का प्रयास करते हैं, और अलग अलग संस्कृति है तो अपनी संस्कृति को वो दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं। तो इस क्षेत्र से भी, इस तरीके से भी राजनय के, सांस्कृतिक राजनय के माध्यम से दो राष्ट्रों या विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अच्छे संबंधों का विस्तार होता है। नागरिक और जो उस देश के वासी हैं वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृति और कला से प्रभावित होते हैं, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति का विस्तार होता है। राजनय प्रतिरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतिरक्षा जो दूसरे राष्ट्र हैं वो अगर शत्रु राष्ट्र हैं या शक्तिशाली राष्ट्र हैं तो उन देशों से किस प्रकार अपने देश के हितों की सुरक्षा की जाए, किस प्रकार प्रतिरक्षा की जाए, ये सोचना का कार्य जो है वो राजनय का है। इसी तरह से सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा हर राष्ट्र का एक प्रमुख चिंता और उसका प्रमुख कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र को सुरक्षित बनाए, और इस सुरक्षित बनाने के लिए राज्य या राष्ट्र राजनय का सहारा लेते हैं। परमाणु हथियारों का प्रचलन आज के समय में बहुत अधिक हो गया है, और ये हम सब जानते हैं कि परमाणु हथियारों का प्रयोग अगर किसी एक राष्ट्र ने भी कर दिया तो सारी पृथ्वी बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगी। तो परमाणु हथियारों के प्रचलन के कारण राज्यों को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि वो हिंसा की बजाय अहिंसा का मार्ग अपनाएं, शांति का मार्ग अपनाएं, क्योंकि परमाणु हथियारों के प्रचलन के कारण बहुत जल्दी हिंसा हो सकती है, और मानव संस्कृति, मानव जाति भी नष्ट हो सकती है, यहाँ तक कि पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आज परमाणु हथियारों का इतना जखीरा राष्ट्रों ने इकट्ठा कर रखा है कि उससे एक नहीं कई बार पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। इस सब से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि राजनय इस तरह का किया जाए कि परमाणु हथियारों के उपयोग की नौबत ही न आए। इस क्षेत्र में राजनय का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और इस सब के कारण राजनय का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत हो गया है, और इसी कारण से राजनय विश्वव्यापी हो गया है। आज कोई भी राष्ट्र, चाहे वो सुदूर हो, चाहे अंटार्कटिक क्षेत्र ही क्यों ना हो, वो राजनय से अलग और पृथक नहीं रह सकता है। तो राजनय का क्षेत्र इसी कारण से बहुत व्यापक हो गया है। राजनय की ये विशेषता होती है कि ये वार्ताओं को संभव बनाता है और राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करता है, राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करता है। ये राष्ट्रों के बीच में मैत्री संबंधों को बनाता है, और मैत्री संबंध जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं आर्थिक कारणों से, व्यापारिक कारणों से और सांस्कृतिक संबंधों से। अगर किन्हीं वार्ताओं के माध्यम से दोनों देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती हो, व्यापार में वृद्धि होती हो, और एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से जाकर आपस में सहयोग करते हों, मिलते हों, तो इस तरह से मैत्री संबंधों को बढ़ावा मिलता है। और ये मैत्री संबंधों को बढ़ाने का कार्य राजनय बहुत अच्छी तरीके से करता है। और यहाँ तक कि राजनय अगर बहुत अच्छा है तो वो एक दूसरे के साथ में मित्र बनाने को प्रोत्साहन देते हैं। आपस में वार्ताएं, समझौते, संधियां आदि इस प्रकार से करते हैं कि जो राज्य शत्रु बन सकता हो फिर भी मित्र बन जाए। और अगर राजनय अगर उचित प्रकार से नहीं किया जाए, दूसरे राज्यों के साथ संबंधों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया जाए, तो फिर एक दूसरे के विरोधी और शत्रु बनते हुए भी देर नहीं लगती है। तो यहाँ राजनय का जो रोल है, राजनय की जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण
हो जाती है। राजनय के माध्यम से हमने चर्चा की थी कि आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक इन सभी संबंधों को बढ़ावा मिलता है। शांति अगर रहती है, समझौते होते हैं, तो आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक वृद्धि होती है। राष्ट्र इसके माध्यम से प्रगति करते हैं और एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार करना पसंद करते हैं और इसी के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध विकसित होते हैं, सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। और आज का युग तो बहुत जटिल युग है। हिंसा, तनाव, अराजकता, युद्ध आदि को भड़कते हुए देर नहीं लगती और इन सब की वजह से जो विश्व संकटों का सामना कर सकता है, उस संकट से निपटने के लिए राजनय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और विनाश की ओर अग्रसर होने के बजाय राजनय शांति की ओर अग्रसर करने का मार्ग दिखाता है, क्योंकि राजनय के माध्यम से ही शांति व्यवस्था की संभावना देखी जाती है। जब दो राष्ट्र युद्ध करते हैं तो ये माना जाता है कि युद्ध कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो युद्ध का अंत करना ही होगा और युद्ध का अंत करके संधि की मेज पर, समझौते की मेज पर दोनों राष्ट्रों को आना ही होगा। और जब समझौते की मेज पर आया जाता है तो उस समय राजनय का ही सहयोग लिया जाता है, सहारा लिया जाता है और राजनय के प्रयत्नों से ही शांति संभव होती है। और एक ये बहुत बड़ा तथ्य है कि विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचाने के में राजनय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई बार विश्व में महाशक्तियों के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में और कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ऐसा लगा कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी राजनय के माध्यम से या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने इस तरह से संयम से काम लिया या इस तरह से उन्होंने डिप्लोमेटिक थिंकिंग का, उन्होंने राजनयिक सोच का सहारा लिया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को भड़कने से बचाया और अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग देने का प्रयास किया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब शीत युद्ध एक युद्ध में परिवर्तित हो सकता था, लेकिन दोनों राष्ट्रों के राजनयिकों द्वारा, दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा कई बार बहुत अच्छे प्रयास किए गए और युद्ध की स्थिति को टाला गया। तो यहाँ भी ये जो प्रयास किए गए, इनको हम राजनय की संज्ञा ही देंगे। नए राजनीतिक संगठन बनाने के क्षेत्र में, संस्थाएं बनाने के क्षेत्र में तरह तरह के सम्मेलन, विशेषज्ञों और प्रचार के माध्यम से राजनय का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हुआ है। वर्तमान समय में कोरोना के काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनय का और भी बहुत महत्व बढ़ गया है। कई राष्ट्रों ने वैक्सीन बना ली है, भारत ने भी वैक्सीन बनाई और भारत अपनी वैक्सीन को उन छोटे राज्यों को या अविकसित राष्ट्रों को या जो गरीब राष्ट्र है उनको देने का भारत ने ऐलान किया और उन राष्ट्रों को भारत ने वैक्सीन दी भी है। तो इस तरह की जो नीति अपनाई गई उसको आजकल वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने ये कोशिश की है, ये बताने का प्रयास किया है कि भारत न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक है, बल्कि वो कमजोर राष्ट्रों को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए अपने स्तर पर बहुत अच्छे प्रयास कर सकता है और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बहुत ही फायदा मिला है। तो इस तरह से समय के साथ साथ कई प्रकार की डिप्लोमेसी अपना रूप दिखाती रहती है, जैसे पिंग पोंग राजनीति, अभी मैंने वैक्सीन राजनीति का नाम लिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम लिया, पिंग पोंग डिप्लोमेसी का नाम लिया, जिसमें खेलों के माध्यम से अमेरिका और चीन ने पास आने का प्रयास किया। तो इस तरह से
राजनय का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और समय, काल और परिस्थिति के अनुसार राजनय दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ परिवर्तित भी होता है और नए साधनों को अपनाने का प्रयास भी करता है। राजनय के माध्यम से मध्यम मार्ग का प्रयोग किया जाता है और अनुनय का प्रयोग भी किया जाता है, ताकि राष्ट्र एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए सह अस्तित्व की भावना से कार्य करें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनय का जो विस्तार है वो मनुष्य की, एक राष्ट्र की लगभग सभी क्रियाकलापों के अंतर्गत है। इसलिए राजनय जो है उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। राजनय अपना प्रकार है, अपना रूप है, अपना सहयोग है, वो मानव के और एक राष्ट्र के सभी क्रियाकलापों में दिखाता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि आज राजनय संपूर्ण राजनय, टोटल डिप्लोमेसी हो गया है। स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए और अगले जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि राजनय के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।